ग्लाइड निर्माण को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो एक बार कांग्रेस में विश्वास करते हुए भाई राजन साहू को आप भारी बहुमत से जिताएं। लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी लहर चल रही है, राम मंदिर तक बन गया है, तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं लोग और पूरे 11 सीट भाजपा लेकर जाने वाली है। हसदेव अरण्य जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार देखिए, जिस दिन चुनाव कंप्लीट, मैं उस पर बोलने वाला था, आप बोल दी, जिस दिन चुनाव कंप्लीट हुआ उसके 24 आवर्स के बाद हसदेव कटना शुरू हो गया। अब देखिए वो टाइमिंग, वो तो लापता सांसद है, कहाँ जहाँ भी जाओ पूछो तो कहाँ है सांसद, कभी आया ही नहीं है, कभी सुख दुख में खड़ा भी नहीं हुआ है। तो दुर्ग के जो सांसद है वो लापता सांसद। 1 लाख वाला फाउंड जो जंगल कट रहे हैं, एक तरफ कुछ नेता चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, दोनों का यही कहना है कि अगर बिजली चाहिए तो कोयला देना पड़ेगा, या तो आप अपने घर के कूलर पंखे सब बंद करके तब आंदोलन करने आइए। संतोष पांडे जी को भाजपा कार्यालय नहीं, दिल्ली के कार्यालय नड्डा सामने प्रदर्शन करना चाहिए कि उन्होंने गौ मांस निर्यातक से 250 करोड़ रुपया लिया नड्डा जी ने। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होने, जिसमें 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण के मतदान का दिन काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अंतिम चरण में प्रचार प्रसार चल रहा है और इसी तारतम्य में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजेंद्र साहू पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा में जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई और अभी लगातार बैठकें चल रही है। कुछ देर पहले हुड़को में बैठक की समाप्ति हुई है। हमारे साथ पार्षद सीजू एंथोनी मौजूद हैं। आपके यहाँ आपके क्षेत्र में आए थे पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कुछ लोगों को बोल के गए हैं और क्या लग रहा है माहौल इस क्षेत्र में? पूर्व मुख्यमंत्री जी पुराने हमारे पार्षद चुनाव तब भी आए थे और उन्होंने जो कमिटमेंट किया, क्रिकेट स्टेडियम बन गया, मंगलवार बन गया, जो कमिटमेंट किया उन्होंने पूरा किया ये 2-2.5 वर्षों में। और मैं चाहूँगा कि राजेंद्र साहब बड़ी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि भूपेश भैया का जो कमिटमेंट था पिछले 5 साल में, किसानों का हो, गरीब लोग का हो, सभी वर्ग का, सभी वर्गों का जो कमिटमेंट किया उन्होंने सब तरह से सबका काम किया। इसलिए इस बार सब भूपेश भैया पर भरोसा कर रहे हैं और राजेंद्र साहब जी हमारे यहाँ युवा प्रत्याशी हैं और बड़ी बहुमत से जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी लहर चल रही है, राम मंदिर तक बन गया है, तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं लोग और पूरे 11 सीट भाजपा लेकर जाने वाली है। मोदी जी को सिर्फ जो कारोबारी है, 23 कारोबारी वही वोट कर रहे हैं, पर देश की जनता देख रही है कि किस तरह उन्होंने लूटा है देश को। सिर्फ कारोबारियों को 17 लाख करोड़ रुपये ने माफ़ किया, जबकि हमारी गवर्नमेंट 2009 में बनी थी, पूरे किसानों का कर्ज माफ़ किया, देश का 72,000 करोड़ माफ़ किया। आज जो योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, वो भी सभी बहनों को 8,500 करीब लगभग इनको महीना मिलेगा, ये भी गारंटी हम दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि सारी योजनाएं बीजेपी लेकर आती है और एक और योजना इस बार लेके आई है कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो 75 साल से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री में 5 लाख का इलाज मिलेगा, जिसके लिए कोई बीपीएल कार्ड या कोई कार्ड नहीं दिखाया जाएगा। पहले से भी हम लोग को मिलता था, आयुष्मान वाला कार्ड से हम लोग को पहले भी मध्य छत्तीसगढ़ है 15 लाख आज तक नहीं मिला लोगों को। 15 लाख नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में पहले से ये सुविधा थी। बघेल आने के बाद मेडिकल की एक सुविधा दी गए थे, हमारे एक नेता के नाम पे वो दिए गए बघेल, तो हम लोग तो ऑलरेडी अवेल कर ही रहे थे। अभी ये नया इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये कितना सक्सेस होगा? 12,000 नौकरियां भी तो सक्सेस नहीं हुई है ना। तो हम अभी डाउट कर रहे हैं कि वो आदमी जो भी बोला है एक भी पूरा नहीं हुआ। चाइना से शुरू, लेट अस स्टार्ट विद चाइना एंड गो लास्ट टू द पाकिस्तान। सर काट के लाऊंगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उसका एक भी चीज धर्म तो क्या बुरा हाल कर दिया बिला सिर प्रोजेक्ट का, मालूम है? हम कहते हैं कि प्रॉमिस आपने जो किया उसका एक भी प्रॉमिस जो पूरा नहीं किया। हमको देखिए, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए बात नहीं करेंगे, बिलाय साल का जो सत्यानाश किया उसका मेन जो है वो जिम्मेदार है वो, क्योंकि अभी जिंदल को ला रहा है वो, अभी प्राइवेट नहीं हुआ, लेकिन देर इज़ अ स्कीम दैट जिंदल भी लॉन्ग रेल बनाए। हम लोग का स्पेशलिटी यह है कि हम लॉन्ग रेल बनाते हैं, इंडिया में कोई नहीं बना, जर्मन में बनता है, बाद में इंडिया में। अब वो क्या किया, जिंदल को लेके आया, मैं तो टेक्निकल आदमी इसलिए बता रहा हूँ, जिंदल को लाके लॉन्ग रेल बनाने की योजना बना रहा है ताकि बिला सीज प्रोजेक्ट बैठ जाए। उसका मेन है पब्लिक सेक्टर बैठ जाए और फ्रीडम गुजराती है
सर सारी चीज़ों में आपने अपनी नॉलेज जो आपके पास थी आपने शेयर की। एक और मुद्दे पे आपकी जानकारी जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है, हसदेव अरण्य जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार देखिए, जिस दिन चुनाव कंप्लीट, मैं उस पर बोलने वाला था, आप बोल दी, जिस दिन चुनाव कंप्लीट हुआ उसके 24 आवर्स के बाद हसदेव कटना शुरू हो गया। आप देखिए वो टाइमिंग, जैसे हम लोग हारे, कांग्रेस हारी, मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हारे, उसके 24 आवर्स के बाद उनको लाइसेंस दे दिया एनवायरनमेंट ने। उसके नीचे कोयला है, कोयला के लिए लाइसेंस दे दिया। तो कोयला निकालने के पहले आपने पेड़ काटना, लाखों पेड़ कटे हैं। वर्ल्ड हैज क्रिटिसाइज्ड दैट, वर्ल्ड। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये बिल पास हुआ था, कांग्रेस ने दिया था। हाँ, बिल पास हुआ था और हमने तो उसको लीज में नहीं दिया। कांग्रेस के लिए सर पटकता रहा, लीज में नहीं दिया। एनएमडीसी का लीज नहीं दिया। हाँ, फेरो स्लैब निगम, आदेश तो कांग्रेस के समय हुआ था। आदेश नहीं हुआ, सर्वे हुआ। डोंट से आदेश। कांग्रेस के समय पेड़ कटना शुरू हो चुके थे। नहीं हुआ, उसके 24 आवर्स के बाद हुआ। उसके फ्रंट सर्वे करा, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में उसका कोयला का सर्वे हुआ और वहाँ कोयला निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंटल लाइसेंस नहीं दिया। बघेल साहब कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही हार गए इन्वायरमेंटल लाइसेंस मिल गया और कटना शुरू हुआ। कटना कब शुरू हुआ? जब चुनाव खत्म हुआ। ये हम कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल, लोगों को मालूम नहीं है। ये तो सुसाइड है एक तरह से जो हम लोग कर रहे हैं काट के, वो सुसाइडल है भविष्य के लिए। तो उसका लिए क्योंकि अडानी को देना है, और देखिए मैं जिंदा रहूँ ना रहे, आप रहेंगे, अडानी को ही मिलेगा वो, जब अगर ये मोदी आएगा। तो हसदेव अरण्य से जुड़ी एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर, क्योंकि जो जंगल कट रहे हैं, एक तरफ कुछ नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, दोनों का यही कहना है कि अगर बिजली चाहिए तो कोयला देना पड़ेगा, या तो आप अपने घर के कूलर पंखे सब बंद करके तब आंदोलन करने आइए। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, कुछ जो आम जनता है वो भी बिजली का दुरुपयोग करती है, बिजली को बर्बाद करती है, और बिजली के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बिजली के लिए जंगल कटना कितना सत्य है, कितना सही मानते हैं? दुनिया के अंदर कौन सा ऐसी कंट्री है जो कोयला से चला रही है बिजली? हमको बताइए। अभी तो एटम एनर्जी आ गया है, एटमिक एनर्जी, ऑक्सीजन एनर्जी आ गया, और उससे हाइड्रोजन गैस से टरबाइन चलता है। और सिंह जी के साथ न्यूक्लियर डील हुआ है, उसके न्यूक्लियर हुआ, उसके बाद आजकल कोयला से कोई नहीं बनाता। कोयला के साथ प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोयला के साथ, मैं तो इंजीनियर रहा हूँ, यहाँ रिटायर हुआ, कोयला के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में है उसका ऐश कहाँ कंप्लीट करेंगे आप? जो ऐश निकलता है वो 90% निकलता है, इसलिए दुनिया ने उसको बंद कर दिया है। और वो अभी गैस से, हाइड्रोजन गैस से हो गया, एटमिक एनर्जी हो गया। एक एटम का टुकड़ा डालिए, 10 साल तक बिजली लीजिए। हम उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ डेवलप नहीं किया, सब फॉरेन से लाया। यू गो टू द मद्रास में अभी भी चल रहा है। वहाँ मद्रास में इतना चीप है, वहाँ कोयला ही नहीं है। कोयला तो इधर नॉर्थ में, साउथ में तो कोयला ही नहीं है। तो वो लोग कैसे चला रहे हैं? गैस से चला रहे हैं, हाइड्रो वाटर से चला रहे हैं, और उसके बाद आपका गैस से चला। तो वो क्यों नहीं डेवलप करते? आप कोयला पे क्यों निर्भर है? छोड़िए। इतने सारे मुद्दे हैं जितना आपने हमें बताया, तो क्या लगता है इस बार 11 में से कितनी सीटें कांग्रेस लेके आने वाली है? मैं तो देखो कांग्रेसी हूँ, लालची आदमी हूँ, मैं तो बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे कि 11 चाहिए, लेकिन फैक्ट की बात करें तो कितनी आ सकती है जो बाकी सर्वे के हिसाब से? 50% से ज्यादा आएंगी। कोई मोदी लहर इस बार काम नहीं कर रही। मोदी का लहर, मोदी ने खुद अपने पाँव में वो मार दिया। उसने एक भी कंप्लेंट, अभी बोलता वो क्या मंगलसूत्र, व्हाई शुड टॉक लाइक दैट? उनको बोलना चाहिए आप आइए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं बोलता है वो। मोदी ने अपना, मोदी जो बोला उसका 50% किया होता तो वो भगवान हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस। आप भी मानते भगवान अगर 50%? हाँ, लेकिन वो 1% भी नहीं कर पाया। मोदी का फेलियर वही है, मोदी का फेलियर सिर्फ वही है कि या तो बोलना नहीं था उसको, जैसा बाकी प्राइम मिनिस्टर लोग नहीं बोले, जो बोले वो किए, वैसा इसमें बहुत ज्यादा। बाकी प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, इससे बाकी प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, जो बोले वो किए। मेरा वर्डिंग है कि जो किया, इसने जो बोला वो नहीं किया, बाकी सब किया इसने।
इसीलिए इनका फेलियर है। बहुत अच्छी चर्चा हुई आपसे। तो ये हमारे साथ हुडको के रहवासी थे और साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता भी, जिन्होंने साफ तौर पर कई सारे मुद्दों पर बहस छिड़ी, कई सारे मुद्दों पर जिक्र किया, चाहे वो हसदेव आरण्य हो, चाहे वो मोदी द्वारा किए गए कई सारे वादे। आप इन सारी बातों को कितना सच मानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन सारे विषयों पे लेकर आपकी क्या राय है, आप भिलाई टाइम्स के चैनल में कमेंट करके बता सकते हैं। बन रही है हमारे साथ इस लोकसभा चुनाव में क्या सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और किसकी सरकार बन रही है, कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है, इसके पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। बन रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। भाई राजेंद्र साहू जी के बहुत ही सघन चुनाव प्रचार चल रहा है। कल करीब 45 जगह पाटन में जनसंपर्क भी हुआ, नुक्कड़ सभाएं भी हुई, बैठक भी हम लोगों ने किया और आज दुर्ग ग्रामीण में, दुर्ग शहर में, भिलाई में, रिसाली में, वैशाली नगर और हमारा विधानसभा के भिलाई चरौदा और जी केबिन में भी कार्यक्रम रखा गया है। ज़बरदस्त उत्साह है। हालांकि हम लोग करीब 3 घंटा विलम्ब से चल रहे हैं, फिर भी सैकड़ों लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। वो तो लापता सांसद हैं, कहाँ जहाँ भी जाओ पूछो तो कहाँ है सांसद, कभी आया ही नहीं है, कभी सुख दुख में खड़ा भी नहीं हुआ है। तो दुर्ग के जो सांसद है वो लापता सांसद। 3 लाख वाला फॉर्म को फर्जी बता रहे हैं संतोष। कौन बता रहे हैं? संतोष पांडे जो है वहाँ पर आपका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या जी? संतोष पांडे भाजपा कार्यालय प्रदर्शन कर रहे हैं क्या केरल को लेकर? केरल में गौ हत्या की काम देते हैं ऐसा लगता। संतोष पांडे जी को भाजपा कार्यालय नहीं, दिल्ली के कार्यालय नड्डा सामने प्रदर्शन करना चाहिए कि उन्होंने गौ मांस निर्यातक से 250 करोड़ रुपया है नड्डा जी ने, है ना। और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने करना चाहिए क्योंकि उसे चंदा लिया है और उसी चंदा के पैसे से ये झंडा बना है भाजपा का, वो उसी पैसा का है। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आपने भी वैक्सीन लगाया, वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन पे बोर्ड ने कहा है और वैक्सीन कंपनी है खुद स्वीकार किया है कि इसे खून का थक्का जम रहा है। मैं आपको बताऊं, आज ही मेरे एक रिश्तेदार है, उसकी डेथ हो गई। 48 साल का जवान लड़का है, उसको कोई बीमारी नहीं थी। अचानक वो मॉर्निंग वॉक में गया था, लौट के आया, सीने में दर्द हो, कोलैप्स हो गया। मैं उसकी अंत्येष्टि में भी था। जवान लड़का जिसे कोई बीमारी नहीं थी, आज हृदयघात हो रहा है, आज ब्रेन हेमरेज हो रहा है और बनाने वाले कंपनी खुद स्वीकार कर लिए हैं और उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। तो गौ के हत्यारों से चंदा लिया है और मानवता जो खतरे में डाल दिया है उससे भी चंदा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को न धर्म से मतलब है, न ही जनसेवा से मतलब है, उनको तो केवल पावर और पैसा चाहिए। लोकसभा के चुनाव है, 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव साथ है। यह जो चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव। खास चुनाव इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 पार। जब इसे सवाल किया जाता है 400 पार क्यों, तो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, इसलिए हम लोग पूर्ण बहुमत के बीच चल रही बहुमत। वो संविधान जो हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है, वो संविधान जो है जिससे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है और देश में लोकतंत्र की स्थापना हुआ भिलाई स्टील प्लांट जैसे सार्वजनिक उपक्रम बना है। इसमें पूरे देश के लोगों को एक जगह काम करने का अवसर मिला है और इसलिए हमारे भिलाई स्टील प्लांट को मिनी भारत कहा जाता है। ऐसे कितने मिनी भारत पूरे देश में बनाए इसी लोकतंत्र के कारक से। आज महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है। हम सबको बोलने का, भोजन करने का, काम करने का जो अधिकार मिला वो संविधान से मिला है। आज संविधान बदलने की बात कही जाती है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, महिलाएं, सबको सबका अधिकार छीन जाएगा। संविधान बचाना सबसे जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, देश बचाने के चुनाव। आदरणीय साथियों, दूसरी बात मैं कहूँगा कि जितना हो सके राज्य सरकार से 5 साल मांगे सब समाज के लिए जमीन और राशि देने की फैसला किया था। हालांकि जब यहाँ हम लोग भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए तो भिलाई में जमीन ही नहीं थी, स्टील प्लांट की जमीन थी। कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समाज को जमीन दी गई, राशि भी दी गई, उसे निर्माण भी हुआ। हमें आपका अंग्रेजी स्कूल खोले जिसमें आपके बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन अब शुल्क लेना शुरू कर दिया। राशन
अब ये सरकार है, पहले 35 किलो हम देते थे, अब 5 किलो कर दिए। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ जरूर मिलता है आपको, लेकिन ये चुनाव संपन्न होने पर बिजली बिल बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो छोटी मोटी आवश्यकता उसकी पूर्ति होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भिलाई स्टील प्लांट बना तो हजारों लोगों को नौकरियां मिली, लाखों लोगों को रोजगार मिला, और आज उसी भिलाई स्टील प्लांट में भर्तियां बंद है, रेलवे में भर्तियां बंद है, जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसमें भर्तियां बंद है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर है उसमें भर्तियां बंद है। आज आप लोग खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ के बच्चे देश और दुनिया में जाके भिलाई का नाम बढ़ाते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में हम हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वर्तमान में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति ही गलत है, जो आपको संकट में डाल रहा है। लेकिन यही सारी नौकरियां भिलाई में मिल रहा होगा, 22,000 ठेका श्रमिक हैं जो काम परमानेंट नौकरी कर रहे थे, वो लोग काम करते थे, आज ठेका श्रमिक काम करते हैं। आज की क्या स्थिति है? आपके बाल को बिक गया, नगर निगम बिकने वाला है, ये भी आप लोग मेहनत के काम से आज बचा हुआ, लेकिन ये भी बिक गया होगा। तो आज आवश्यकता क्या है? आमूलचूल परिवर्तन करने की जो नीति, ये जो सार्वजनिक उपक्रम है, हमको केवल स्टील प्लांट बनाना नहीं, केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने का है, लोगों को रोजगार देने के लिए। इसलिए नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की, और आज इनका काम केवल पैसा कमाना रह गया है, अपने मित्रों के हाथ में सब कुछ बेच देना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के खजाने के लिए कितना लड़ाई लड़नी पड़ी, नहीं तो रमन सिंह के समय में जितना आपका खदान है वो सब बिक गया होगा। विधानसभा में हम लोग खूब लड़ाई लड़ी, तब वो खदान बचा। यदि खदान बिक गया होगा, आप स्टील प्लांट फिर बिकने से आप रोक नहीं सकते थे, उनका तब ये बचा। तो आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो एक बार कांग्रेस में विश्वास करते हुए भाई राजेंद्र साहू को आप भारी बहुमत से जिताएं। प्रबुद्ध वर्ग के हैं, आप ही के सामने लोग बैठ के राजनीति सीखे, कांग्रेस थे उसको आते थे, आते थे, तब आप लोग मिलते थे, आप ही लोग हम लोग के राजनीति सीखे और यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आप सबसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके बच्चों को भाई सुरक्षित रखना है, तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना होगा, संविधान को बचाना है, कांग्रेस को मजबूत करना होगा। बहुत बार आपको भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल ने आपके लिए भिलाई के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, यहाँ के वर्करों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आपके सेक्टर 9 जो हॉस्पिटल है, आज किस स्थिति में देश के लोग यहाँ इलाज कराने आते थे, लेकिन आज सेक्टर 9 हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? बद से बदतर हो गया। ये सब चीजें हैं। आपके सेक्टर 10 के स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे पूरा देश भर से अप्रोच आता था, आज स्कूल बंद हो गया। तो आज हम सब चीज आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ रहा है, जो सुविधाएं आपको ऐसे मिल रहा है। ये सारी चीजें एक एक करके आपको छूटते जा रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। आप सबसे निवेदन, राजेंद्र साहब आपकी बच्चा है, आपका भतीजा है, आपका भाई है, इसको वोट देकर जिताएं। और ये भी कहना चाहता हूँ कि हम 30 लाख पर खाली पड़े देश, उसको भरना चाहते हैं। जो नौजवान ग्रेजुएशन कर लिया है उसको ट्रेनिंग देने और 1 लाख रुपए उसके लिए भी राशि 1 साल में देने की व्यवस्था करना चाहते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उसको भी साल में 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। ये सारी योजनाएं हैं। 25 लाख तक इलाज मुफ्त करना चाहते हैं, 5 लाख का है 25 लाख आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र क्या है?
कुछ मालूम है आपको? धर्म की राजनीति कर रहे हैं, केवल धर्म की राजनीति। उसने घोषणा पत्र पूछा है? जब धर्म की राजनीति करते हैं तो आप वोट अपना देते हैं, सत्ता उनको मिलती है, आपको कुछ नहीं। लेकिन जब मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं तभी सत्ता भले आप किसी पार्टी में मिले, मुद्दों पर आधारित राजनीति करेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपको लाभ। जो कमिटमेंट हम कर रहे हैं उसे हम लोग पूरा करें। जो आपने कोई कमिटमेंट किया ही नहीं उससे कोई उम्मीद भी आप नहीं करते और वो आपके लिए कोई जिम्मेदार होता भी नहीं। मीरा बघेल ने आपको 5 साल पहले कुछ कहा नहीं था, उसने आपके लिए कुछ किया भी नहीं। राज्यसभा से आपको कमिट कर रहा है, कांग्रेस पार्टी आपको कमिटमेंट दे रहा है, आप सरकार बनाएंगे, हम काम करेंगे। घोषणा पत्र देख लीजिए, वो सारे काम पर करना है, ये हमारी जवाबदारी है। 10 साल हो गए मोदी को, कुछ नहीं दिया, महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया, नोटबंदी और जीएसटी के अलावा कुछ नहीं दिया। कोरोना भी आया, सबसे ज्यादा नुकसान दिलाए और आप कहा गया आप ताली बजाओ मोमबत्ती करो। और मिलाई के कारण से सबसे ज्यादा पैसा देश को गया है, पीएम के राज्य सरकार को नहीं दिया और इलाज सारी सहायता हमने की थी। ये सारी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा वादा करते हुए क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारे हैं, इसलिए आप सबसे चाहूंगा कि ताली बजा के